फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। देखिए, मैं आपको इसमें अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो हमने सबसे पहले लिए थे, वो मैं आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कंप्लीट करवा रही हूँ। हमारा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत चल रहा था। इसका एक पार्ट मैं आपके लिए लेकर के आ चुकी हूँ और मैं ये सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर के आई हूँ। ये टेस्ट नंबर 12 है। इससे वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन की हुई है और अपना रिविज़न करना चाहते हैं, अपने आप को एनालाइज करना चाहते हैं, अपने आप को आंकना चाहते हैं, तो वो लोग भी इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूरा जो सिद्धांत है वो तैयार किया हुआ है, तो अपने आप को वो इसकी कसौटी पर परख सकते हैं। इसी मकसद से मैंने ये टेस्ट पेपर्स तैयार करे हैं। मैं आपको, और जो लोग न्यू कमर्स हैं, नए आए हैं, वो लोग भी अब क्योंकि स्टडी का डीप स्टडी का इतना टाइम बचा नहीं है, तो वो लोग भी अपना जो सिद्धांत है वो बुक्स में से या अगर वो कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ से अपना प्रिपेयर करके मटेरियल इस पर टेस्ट दे सकते हैं। तो देखिए, हम जो है इस चैनल पर पूरी कंप्लीट तैयारी करेंगे। मैं 3 महीने के अंदर आपको पूरा कोर्स कवर करवा दूंगी। हिंदी रचना की जो बुक है वो भी मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा रही हूँ। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि बिल्कुल रामबाण है रीड की प्रिपरेशन के लिए, 6 to 10 तक की बुक्स के जो सेकेंड लेवल के लिए जो बहुत ही उपयोगी है, 6 to 10 तक की बुक्स, उनको मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करके और मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी और काफ़ी सारे वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो देखिए, इसीलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, जो कि आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, इन्हें शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, CAL यानी कि कंप्यूटर एडेड लर्निंग कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? ए, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, बी, द्विखंड सिद्धांत, सी, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, या डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो देखिए, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, द्विखंड सिद्धांत और प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये तीनों ही थार्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। और इसके अंतर्गत इस तरह का कोई जो कंप्यूटर एडेड लर्निंग है, ये कंप्यूटर द्वारा एक प्रोग्राम है जिसमें जो व्यक्ति है वो स्वयं ही सीखता है। सीखने का सारा उत्तरदायित्व व्यक्ति स्वयं के ऊपर होता है। जो बालक है वो स्वयं अपनी गति से सीखता है, उसे पुनर्बलन मिलता जाता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। तो जो खुद अपनी ही स्वयं की गति से, उसकी रुचि से सीखने वाला जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। आपको पता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत जो व्यक्ति है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होकर एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए उद्दीपन का कार्य करती जाती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता जाता है। और यही जो प्रक्रिया है वो कंप्यूटर एडेड लर्निंग में भी करी जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2 है, CAL यानी कि कंप्यूटर एडेड लर्निंग के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है, पर क्योंकि जो CAL यानी कि कंप्यूटर एडेड लर्निंग है वो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर ही आधारित है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें ले लिया है। इसका जो आंसर है वो है लॉरेंस स्टूलरो, यानी कि जो इसका आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन निम्न में से कौन सी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है? ए, सूक्ष्म शिक्षण, बी, अभिक्रमित अनुदेशन, सी, प्रस्तावना प्रश्न, या डी, उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो सूक्ष्म शिक्षण है उसमें भी क्या होता है कि आपको पता है कि सूक्ष्म शिक्षण जो है वो किनका किया जाता है? वो शिक्षकों का किया जाता है। हम सभी ने बीएड की है या STC की है, उसके अंतर्गत एक प्रक्रिया होती थी कि सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता था। उसमें जो सहपाठी हैं वही उन्हीं को हम लोगों को पढ़ाना होता था और वो लोग हमारी गलतियों को बताते जाते थे, हमारी कमियों को सुधारने का जो कमियां बताते थे और जो हमारी जो क्वालिटीज़ हैं उनको बताकर अप्रिशिएट करते थे और इस तरीके से हम अपनी कमियों को दूर करते जाते थे। तो सूक्ष्म शिक्षण है वो भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर ही आधारित है। अभिक्रमित अनुदेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था, इसकी पूरी प्रक्रिया बता दी थी। तो ये भी जो है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है। और जो प्रस्तावना प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्न हम सभी ने लेसन प्लान बनाए हैं, उसके अंतर्गत जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं उसमें जो उत्तर होता है उसी से अगला जो प्रश्न है वो तैयार किया जाता है और इसी तरीके से एक चेन के रूप में प्रस्तावना प्रश्न तैयार करके हम अपने उद्देश्य कथन तक आते हैं। तो ये जो है वो भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से ही आधारित है। इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए उद्दीपन का कार्य कर रही है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है,
प्रतिक्रियात्मक अनुक्रिया द्वारा सीखना क्या कहलाता है? तो देखिए, प्रतिक्रियात्मक अनुक्रिया का मतलब होता है कि किसी स्टिमुलस, किसी उद्दीपन के द्वारा सीखना, यानी कि कोई उद्दीपन है, ज्ञात उद्दीपन, वो रख दिया जाता है और उसके द्वारा हम बाह्य रूप से जो मोटिवेशन है वो हमको मिलता है, यानी कि जो बालक है उसको मिलता है और वो सीखने का प्रयास करता है। तो जो प्रतिक्रियात्मक अनुक्रिया द्वारा सीखना है वो टाइप एस कहलाता है, यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, टाइप एस। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखना क्या कहलाता है? तो देखिए, मैंने टाइप एस के बारे में आपको बता ही दिया और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में आपको पता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए उद्दीपन का कार्य करती है। तो जो मतलब जो क्रिया है, यानी कि रेस्पॉन्स से रेस्पॉन्स पर पहुंचा जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइप आर, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्किनर ने पुनर्बलन के कितने प्रकार बताए हैं? तो देखिए, स्किनर ने पुनर्बलन के 2 प्रकार बताए हैं, नकारात्मक पुनर्बलन और सकारात्मक पुनर्बलन। तो जो आंसर है वो है ए, 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, गति को बढ़ाने के लिए कोई चीज जोड़ना क्या कहलाता है? देखिए, यदि जो व्यक्ति है वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, तो उसकी जो गति है उसको बढ़ाने के लिए अगर उसमें कोई चीज ऐड कर दी जाती है तो वो धनात्मक पुनर्बलन कहलाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, धनात्मक पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 8 है, गति बढ़ाने के लिए कोई चीज अलग कर देना क्या कहलाता है? तो देखिए, जब कोई चीज जोड़ना धनात्मक कहलाता है, तो किसी चीज को अगर घटा दिया जाता है तो वो ऋणात्मक कहलाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऋणात्मक पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो भाव व्यक्ति को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करे उसे क्या कहते हैं? ए, प्रणोद, बी, अभिप्रेरणा, सी, अंतर्नोद या डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आप प्रणोद तो हो ही नहीं सकता, तो अभिप्रेरणा और अंतर्नोद के बीच में आप लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि दोनों शब्द आंतरिक रूप से प्रेरित ही दोनों शब्द जो है वो प्रेरित ही करते हैं, लेकिन जो अभिप्रेरणा होती है वो आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी हो सकती है। वो आंतरिक रूप से भी आपको अभिप्रेरित कर सकती है और बाह्य रूप से भी अभिप्रेरणा दी जा सकती है, लेकिन जो अंतर्नोद होता है वो केवल आंतरिक रूप से ही अभिप्रेरित करता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अंतर्नोद। और प्रणोद जो होता है वो उसका उलट होता है, अंतर्नोद का उल्टा होता है प्रणोद। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे पुनर्बलन के आधार पर ले जाया जाना क्या कहलाता है? देखिए, कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को करना नहीं चाहता, लेकिन हम उसे धीरे धीरे अप्रिशिएट करते हुए, उसके छोटे छोटे अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करते हुए उसे लक्ष्य तक अगर पहुंचाते हैं तो हम उसको एक आकार दे रहे होते हैं, और आकार को क्या कहा जाता है? शेपिंग कहा जाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शेपिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुनर्बलन शब्द का संबंध किससे है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने लिया है। ए, स्किनर ने भी पुनर्बलन को आधार बताया था। सीएल हल का भी जो प्रबलन का सिद्धांत है, जिसे पुनर्बलन का सिद्धांत और सबलीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है, ये तीनों ही इसके नाम हैं। तो सीएल हल क्या इसका आंसर है? पावलव। देखिए, पावलव से कोई संबंध है नहीं, थार्नडाइक से भी इसका कोई संबंध नहीं है। तो जो कंफ्यूजन है वो 2 के बीच में है, स्किनर या सीएल हल। मैंने आपको अपने इसके पार्ट 1 में बताया था कि तुरंत शब्द अगर आगे लग जाए, पुनर्बलन के आगे यदि तुरंत शब्द लग जाता है, तुरंत पुनर्बलन अगर आ जाता है, तो उसमें जो आंसर जाएगा वो स्किनर जाएगा। लेकिन यहाँ पर केवल पुनर्बलन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, सीएल हल ने प्रबलन का, पुनर्बलन का, सबलीकरण का सिद्धांत दिया था। ये तीनों उसके सब्स्टिट्यूट नेम्स हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सीएल हल। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्किनर ने व्यवहार के कितने प्रकार बताए हैं? ए, 3 प्रकार, बी, 2 प्रकार, सी, 5 प्रकार या 1 प्रकार। तो देखिए, जो स्किनर है उसने व्यवहार के 2 प्रकार बताए हैं, रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स और ऑपरेंट रेस्पॉन्स, यानी कि प्रतिक्रियात्मक या प्रतिक्रियावादी अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। ये 2 प्रकार के व्यवहार उसने बताए हैं स्किनर ने। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिक्रियात्मक या प्रतिवादी अनुक्रिया रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स में उद्दीपक की स्थिति होती है। ए, स्पष्ट, बी, अस्पष्ट, सी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रतिक्रियात्मक या प्रतिवादी अनुक्रिया यानी कि रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स में क्या होता है कि पहले एक उद्दीपक प्रस्तुत कर दिया जाता है। जो उद्दीपक होता है उसको देख करके जो है व्यक्ति अपना व्यवहार
करता है, यानी कि जो उद्दीपक होता है वो स्पष्ट होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिक्रियात्मक अनुक्रिया में क्रिया का स्वरूप कैसा होता है? ए ऐच्छिक, बी अनैच्छिक, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डी तो हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि इनमें से कोई नहीं जब भी आंसर होता है तो बहुत ही रेयर चांस में आंसर होता है, तो इसमें डी तो क्रॉस ही हो जाता है। और देखिए ऐच्छिक व्यवहार होता है या अनैच्छिक व्यवहार होता है? ऐच्छिक व्यवहार तो देखिए वो होता है जो व्यक्ति के ऊपर बिना किसी दबाव के करवाया जाता है उससे, यानी कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जाए, उसे ऐच्छिक व्यवहार कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं आंतरिक अभिप्रेरणा से करता है। लेकिन जो प्रतिक्रियात्मक अनुक्रिया है उसके अंतर्गत हमने देखा है कि एक उद्दीपक प्रस्तुत कर दिया जाता है, उस उद्दीपक को देख करके जो बालक है वो अपनी क्रिया करता है। इसका मतलब बालक को फोर्स किया जाता है क्रिया करने के लिए, तो वो ऐच्छिक व्यवहार तो हो नहीं सकता। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, अनैच्छिक व्यवहार। तो इसका जो आंसर है वो है बी, अनैच्छिक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रिया प्रसूत व्यवहार में उद्दीपक का स्वरूप कैसा होता है? ए स्पष्ट, बी अस्पष्ट, सी मिश्रित, या ये सभी। देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें व्यक्ति आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। जो स्किनर है वो उद्दीपन प्रसूत व्यवहार को अच्छा नहीं मानता है, उसमें वो आंतरिक अभिप्रेरणा से ही क्रिया करवाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अस्पष्ट, क्योंकि इसमें कोई उद्दीपक प्रस्तुत नहीं किया जाता। जो व्यक्ति है वो अपना व्यवहार आंतरिक अभिप्रेरणा से करना शुरू करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रिया प्रसूत व्यवहार में क्रिया का स्वरूप कैसा होता है? ए परतंत्र, बी स्वतंत्र, सी ऐच्छिक, या डी इनमें ए, बी और सी दोनों। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि क्रिया प्रसूत व्यवहार में जो बालक है वो आंतरिक अभिप्रेरणा से क्रिया करता है, उसके सामने कोई उद्दीपक प्रस्तुत नहीं किया जाता, उसको क्रिया करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता। तो जो उसका व्यवहार होता है क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अंतर्गत वो स्वतंत्र होता है, ऐच्छिक उसका स्वरूप होता है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 है, सफलता से ही सफलता मिलती है, इस कहावत की पुष्टि कौन से अधिगम सिद्धांत से होती है? तो देखिए इसकी जो इसमें जो सिद्धांत आएगा वो आएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। जो इसका आंसर है वो बी हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। किस प्रकार होगा वो हम देख लेते हैं कि व्यक्ति यदि एक चीज़ में सफल हो जाता है तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होता है और आगे जाकर के और ज़्यादा मेहनत से दूसरी सफलता हासिल करता है। ऐसा ही हमने व्यवहारिक रूप से भी इसको देखा गया है कि व्यक्ति IAS की पोस्ट पर व्यक्ति सबसे पहले पटवारी जैसा एग्जाम देता है, उसमें उसको वो क्रैक करता है, फिर उसके बाद फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, और इसी तरीके से वो एक IAS अधिकारी बन जाता है। यानी कि उसकी एक सफलता दूसरी सफलता के लिए उद्दीपन का कार्य करती है और वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो आंसर हो जाएगा इसका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत आंतरिक अभिप्रेरणा व तुरंत पुनर्बलन को महत्व देता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसमें दोनों शब्दों को काम में ले लिया है। यदि अभिप्रेरणा और पुनर्बलन आ जाए तो आप CL हल पर जाएंगे, और यदि आंतरिक अभिप्रेरणा और तुरंत पुनर्बलन आ जाए तो आप लोग स्किनर पर जाएंगे। और स्किनर का जो सिद्धांत है वो है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का ही सब्स्टिट्यूट नेम है ये, और हिंदी में कई सारे नाम दिए हुए हैं, इसलिए आप लोग इसको इंग्लिश से याद रखें, ऑपरेंट कंडीशनिंग, और इसी को कहा जाता है रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। तो आप लोग अगर इंग्लिश से चलेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में केवल 2 ही नाम दिए गए हैं, इससे ज़्यादा नाम इसमें नहीं दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो इन 2 नामों को ही यूज़ करके आ सकता है, लेकिन हिंदी में कितने भी प्रकार के जो है पर्यायवाची नाम बनाए जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिए। ये जो है हमारा सिद्धांत ये यहीं पर ख़त्म होता है, ये 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी हमने देख लिया है। अब हम जो आगे जो सिद्धांत लेने जा रहे हैं वो CL हल का प्रबलन, पुनर्बलन या फिर सबलीकरण का सिद्धांत है। इसको हम आगे वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। बहुत ही छोटा सा सिद्धांत है, तो एक ही वीडियो में मैक्सिमम आई थिंक वो आ जाएगा। उसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम उसमें देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।